5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। यही असली गठबंधन है, महागठबंधन। पहले तो बेकार का गठबंधन। 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। बिहार अभी झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। चाचा को बैठाएंगे दिल्ली में और भतीजा बैठाएंगे बिहार में। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। बिहार में सत्ता परिवर्तन का मतलब मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री का बदलना होता है। कल तक नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री थे। आज से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। तो इंडिया चाहता है में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि चाचा नीतीश कुमार की नजर कैसे 2024 पर है और भतीजे तेजस्वी यादव की नजर 2025 पर। इंडिया चाहता है में आप ये भी देखेंगे महागठबंधन की सरकार तो बिहार में बन गई, लेकिन इस गठबंधन में कितनी गांठ है, वो गांठ खुलेंगी या और उलझेंगी। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार में मंत्रियों पर कैसे दाग लगे और उन पर सफाई क्या है। शुरुआत बिहार की राजनीति से करते हैं। आज नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने शपथ ग्रहण का एक रिकॉर्ड बना दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे। उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था। तो हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। क्या 2024 में पीएम बनने के लिए नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 का बिगुल फूंक दिया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिना नाम लिए ये कह रहे हैं कि 24 में तख्त बदलेगा, ताज बदलेगा, मगर कैसे? एक तो पीएम मोदी की छवि और तेवर, उस पर से नीतीश के सपनों के रास्ते में विपक्षी पार्टियां ही आने लगी हैं। अखिलेश ने उनकी दावेदारी को नकारा और बीजेपी नीतीश की दावेदारी को हंसी में उड़ा रही है। आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हर शपथ के बाद उनका रास्ता एक अणे मार्ग हो जाता है जो बिहार के सीएम का आवास है। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार के सपने में 7 लोक कल्याण मार्ग बस गया है? नीतीश कुमार कल तक जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, आज उनकी सत्ता को खुली चुनौती दे रहे हैं। नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। कल तक जो विरोधी थे, आज नीतीश कुमार की पलटीबाज राजनीति से लहालोट हैं और कह रहे हैं कि काबिल तो है नीतीश कुमार। नहीं, मैं कहता हूँ स्वाभाविक तौर पर जनता ने वोट इसको ही दिया था और सरकार मेरे ख्याल से अब नहीं चले, सरकार किसी तरह गड़बड़ नहीं होगी, अच्छे से सरकार चलेगी, बीच में गड़बड़ होने वाली नहीं है। किसी को धन्यवाद देंगे, पहले भी आप सेकुलर मिजाज के रहे और अभी भी सेकुलर हैं, फिर से आप सही जगह आए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग सब मिलजुल के बिहार को एक नई विकास की ले जाएंगे। बेरोजगारी खत्म करने की कोशिश करेंगे, महंगाई रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग गए थे 164 विधायक का समय। सारी लड़ाई 2024 और 2025 की है। 2024 पर चाचा नीतीश कुमार की नजर है तो 2025 पर भतीजे तेजस्वी की। लेकिन पहले बात 2024 की कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी सियासी अदा का परिचय देते हुए जिस तरह मंगलवार को पलटी मारी, उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, सब बात कह के लिए। यही सवाल नीतीश को समर्थन देने वाले और उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव से पूछा गया, तो उनका जवाब सुनिए।
आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़ते हैं, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है। सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। आज भतीजे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चाचा के पैर छुए। चाचा ने गले लगाया। ये रिश्ता राजनीतिक सौदेबाजी का है या निजी भावुकता का, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के रुख से साफ है कि वो भी 2024 पर नजर गड़ाए हुए हैं। जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो छल भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरह का छलावा भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ किया, वही पलट करके उनको सरकार से हटा दिया। इस वक्त देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष की तरफ से कोई बड़ा और विश्वसनीय चेहरा दिख नहीं रहा। कांग्रेस दिन पर दिन सिमटती जा रही है और दूसरी राजनीतिक पार्टियां क्षेत्रीय दल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में न सिर्फ बहुमत के साथ जीत हासिल की, बल्कि सीटों की संख्या भी बढ़ गई। अब पीएम मोदी और नीतीश कुमार की दावेदारी की तुलना देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी देश का सबसे प्रभावशाली चेहरा है, जबकि नीतीश कुमार की छवि बार बार पलटने वाले नेता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचारों में स्पष्ट हैं, लेकिन नीतीश कुमार कभी सेक्युलर होते हैं तो कभी बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई चुनौती देने वाला नहीं है, जबकि नीतीश कुमार की दावेदारी को विपक्ष में ही चुनौती मिल सकती है, क्योंकि वहां कईयों के सपने नीतीश के सपने से टकराएंगे। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी एक क्षेत्रीय दल है और उनसे बड़ी कई पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर पूर्ण बहुमत ला देते हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी पिछले 12 सालों में लगातार सिमटती जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि जैसे इस वक्त बिहार में उन्होंने खेला कर दिया है, वैसा ही खेला 2024 में भी कर देंगे। जिस वक्त नीतीश कुमार राजभवन में अपनी सत्ता की 8वीं पारी का शुभारंभ कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी सड़कों पर थी। बीजेपी के नेता नीतीश कुमार की पाला बदल राजनीति से गुस्से में हैं। उनको भी लगता है नीतीश कुमार की नजर दिल्ली की सबसे ताकतवर कुर्सी पर है, लेकिन उनका सपना पूरा होगा नहीं। भारत और बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। जी की नीति, नियत और नैतिकता इन्होंने फ्रीज में रख दी और फिर सत्ता में आ गए, पीएम मटेरियल फिर बन गए। 2010 में भी पीएम मटेरियल बने थे, अब पीएम बनने गए हैं आरजेडी के माथे पर बैठ करके, जिसकी खुद की अपनी लोकप्रियता नहीं। केवल नरेंद्र मोदी का अपमान और नरेंद्र मोदी के साथ विश्वासघात नहीं है, ये बिहार के जो अति पिछड़ा समाज, जो 30% पिछड़ा है, उसको आपने अपमानित किया है। और जिसको लालू जी ने कभी जिन कहा था, वो जिन जब आपके साथ आ गया तब सरकार बनी। नीतीश कुमार के बारे में कभी लालू यादव ने कहा था कि उनके पेट में दांत हैं। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी जिस तरह सत्ता की बागडोर नीतीश के हाथों में है, उससे ये साफ है कि अगर वो 2024 की बात कर रहे हैं तो उस लड़ाई को दिलचस्प बना सकते हैं। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम उम्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी 72 साल के हैं, नीतीश कुमार 71 साल के। दोनों राजनीतिक खेल में धुरंधर हैं। दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे, लेकिन उस साथ रहने में एक खटका भी हमेशा बना रहा। अब नीतीश कुमार ने 2024 की चुनौती उछाल दी है, तो सवाल है कि क्या पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार टिक सकते हैं? आप दोनों नेताओं की शख्सियत को जरा देखिए। पीएम मोदी 13 साल से तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की बागडोर संभाले हुए हैं। बीच में 9 महीने के लिए जीतन राम मांझी आए। पीएम मोदी चाहे गुजरात के सीएम रहे हों
या पिछले 8 सालों से देश के पीएम हो, वो हमेशा पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुखिया रहे। वहीं नीतीश कुमार के पास कभी भी बहुमत नहीं रहा, बल्कि पिछली बार बीजेपी का साथ रहा हो या अब तेजस्वी का जूनियर पार्टनर होकर भी गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी की छवि विकास पुरुष की है। नीतीश कुमार ने शुरुआती दिनों में अपनी सुशासन बाबू वाली छवि बनाई। पीएम मोदी का तेवर सख्त निर्णय लेने वाला राजनेता का है, जबकि नीतीश कुमार की पहचान एक पलटी मारने वाले नेता की बन चुकी है। पीएम मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जबकि नीतीश कुमार ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2000 के बाद सबसे कम सीटें जीती थी। लेकिन नीतीश कुमार की शख्सियत भी लाजवाब है। बड़ी पार्टी का कोई भी हो, वो नीतीश की सत्ता की पालकी ही उठाती है। कल तक बीजेपी थी, अब आरजेडी है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन इस गठबंधन में गांठ बहुत हैं। आप देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कैसन ठगवा नीतीश कुमार, ठगला बिहार की बाहर नीतीश कुमार नहीं, बिहार में बाहर बा पलटू चाचा की सरकार बा। तेजस्वी के चरणों में आया प्रधानमंत्री बनने के लिए न हो कैसन ठगवा नीतीश कुमार। अमृत है, उसके बिना भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्ण नहीं होगी। 7वां अध्याय की पूजा भारतीय जनता पार्टी करेगी और आपका सत्यानाश करेगी। एक तरफ बीजेपी का विलाप है, बीजेपी नेताओं का नीतीश कुमार को श्राप है, तो दूसरी तरफ सुशील मोदी का ऐलान है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। नीतीश जी 2-2.5 साल से ज्यादा किसी के साथ नहीं चल पाते हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, आरसीपी सिंह हो, मैं 1 दर्जन नाम गिना सकता हूँ। तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 2025 पूरा नहीं करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। सुशील मोदी वो शख्स हैं जो नीतीश के मिजाज को भी समझते हैं और उनके अंदाज को भी। तभी तो नीतीश कह रहे हैं कि सुशील मोदी होते तो बीजेपी से नाता न टूटता। तो मेरी मित्रता रही है, अब काहे उनको काहे नहीं बनाया? अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो क्या 2017 की तरह एक बार फिर पाला बदल हो सकता है? क्या 2025 से पहले महागठबंधन में टकराव शुरू हो सकता है? अभी तो महागठबंधन सरकार का श्री गणेश हुआ है और कलेश शुरू हो गया। महागठबंधन में जेडीयू और आरजेडी के साथ कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टनर है। पाला बदलने से पहले नीतीश ने कांग्रेस हाईकमान से बात भी कर ली थी, लेकिन अब बिहार कांग्रेस के नेता कई मुद्दों पर पेच फंसा रहे हैं। 10 लाख नौकरियों पर पलटी कांग्रेस, सरकार में शामिल होने पर असमंजस, मंत्रियों की संख्या पर पेच। 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था। उस वक्त कांग्रेस भी इस वादे के साथ थी, लेकिन अब कांग्रेस उससे पलट गई है। यही नहीं, कांग्रेस से सरकार में शामिल होगी या नहीं, ये भी अभी तय नहीं है। एजेंडा था उनका दूसरे तरह से, अभी परिस्थिति दूसरा है और आला कमान निर्णय लेगी जो सरकार में रहना है या नहीं रहना है और कितने आदमी को रहना है, ये सब उनकी प्रायोरिटी है। वैसे 10 लाख नौकरियों वाले वादे को लेकर अब तेजस्वी भी गोलमोल बातें कर रहे हैं। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। तेजस्वी क्यों नहीं कहते कि पहली कैबिनेट में वो 10 लाख नौकरियों का वादा पूरा करेंगे? तेजस्वी ने नीतीश से डिप्टी सीएम का पद मांगा, स्पीकर का पद मांगा, गृह मंत्रालय मांगा, फिर 10 लाख नौकरियां मांगने से पीछे क्यों हट गए तेजस्वी? तेजस्वी क्यों भूल गए कि उनके इसी वादे पर जनता ने उन्हें 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाया था? क्या गठबंधन की मजबूरी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है? महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी सरकार बनाने के साथ ही झंडा उठा लिया है। हमने मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद की मांग की है। महागठबंधन के लिए समन्वय समिति बनाने की भी मांग रखी है। जैसे कह रहे हैं लोग कि 2015 का फॉर्मूला चलेगा, तो 2015 के फॉर्मूला में ऐसा आता है कि भाई हमको 1 मिला था,
तो 2015 में हम 1 थे तो 1 मिला था, आज हम 5 हैं तो हम चाहेंगे कि हमको 2 भी मिले। नीतीश कुमार ने नई सरकार बना ली है, लेकिन उनके सामने अब भी सबसे बड़ा चैलेंज मंत्रिमंडल को लेकर रहेगा। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार वो मंत्रिमंडल में ज्यादा पद मांग सकती है। यही नहीं, कांग्रेस और अलायंस के दूसरे पार्टनर्स को भी मंत्री पद देने होंगे। नीतीश के सामने बड़ा चैलेंज ये होगा कि पिछली सरकार में जेडीयू के सभी मंत्रियों को वो फिर से मंत्री बना सके, नहीं तो पार्टी पर टूट का खतरा होगा। 2017 में नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन से किनारा किया था तो उसके पीछे वजह थी तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। पहले सुनिए कि नीतीश ने उस वक्त भ्रष्टाचार पर क्या कहा था। हम बार बार कहते रहे अपने भाषणों में कि कफन में कोई जेब नहीं होता, जो भी है यही रहेगा। अब बीजेपी सिर्फ नीतीश की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि आरजेडी को सावधान भी कर रही है। आपकी मंशा क्या है? क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ना चाहते हैं? क्या आपकी साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर और मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना रहूं? लालू जी तो बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं, ये लड़का कब जेल चला जाएगा पता नहीं है, इसलिए ये कल राष्ट्रीय जनता दल को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए राजद के नेताओं को भी और सावधान रहने की आवश्यकता है। नीतीश के सामने अब बड़ा संकट ये होगा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तेजस्वी को लेकर वो क्या सफाई देंगे। अभी तो ये सरकार की इफ्तिदा है, महागठबंधन में अभी से गांठें दिखने लगी हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। पटना से निधि झा, मनोज्ञा लोईवाल और शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार के सियासी घटनाक्रम पर बात करने के लिए अब मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। देश भर में जिन्होंने बिहार को एक अलग पहचान दिलाई, पूरे देश भर में उन्हें बिहारी बाबू के तौर पर जाना गया। आप बीजेपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, इन दिनों टीएमसी के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश। आप लोगों ने, आपकी नेता ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खेला किया था, बिहार में भी खेला हो गया क्या? कमाल का खेला किया ममता जी ने, और खेला होबे का जो नारा दिया उस पे जिस तरह से उन्होंने हमारे दोस्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स वहां पे जिस तरह से अपना गन पावर, गुन पावर, मनी पावर, मसल पावर सबका इस्तेमाल कर रहे थे। गली गली में एक एक मंत्री और एक एक नेता खड़ा कर दिया था। वहां पे इतनी डिस्परेशन दिखाई, इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, उनको उनके परखच्चे उड़ा दिए ममता बनर्जी ने और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने। और उस वजह से न सिर्फ वो हिंदुस्तान में ट्रू लीडर ऑफ मासेस तो है ही, टाइगर्स ऑफ बंगाल तो है ही, वो लेडी जो है, लेडी ऑफ सब्सटेंस ममता बनर्जी पूरे विश्व में एक रोल मॉडल बनकर उभर कर आई। और आज उसी का परिणाम है कि देखिए बिहार में आज जी शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में ही ममता बनर्जी को लेकर जो इतनी बातें कह दी, उनकी तारीफ में जो आपने इतने कसीदे पढ़ दिए, तो अब यहीं से मेरा एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि 2024 की जो दावेदारी हो रही है पीएम के लिए, उसमें कौन आगे रहेगा? फिर ममता बनर्जी होंगी कि यहां से नीतीश कुमार होंगे? नहीं, बात वो नहीं है कि कौन होगा, वो तो भारत की जनता उसको डिसाइड करेगी, वो फैसला करेगी और विपक्षी दल मिलकर फैसला करेंगे। बात यह है कि आज नीतीश कुमार के सुलझे हुए कदम ने, आज उनके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मूवमेंट ने, आज वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन, राइट डायरेक्शन में जो लिया है ये हमारे नीतीश कुमार जी ने, वो भी बिहार की युवा शक्ति की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत प्रशंसनीय कदम है। और अखिलेश यादव की भाषा में कहूं तो बहुत ही अनुकरणीय कदम है। अनुकरणीय ये कि पूरे देश में एक जागृति पैदा हुई है विपक्षी एकता को सामने लाने की और विपक्ष को एक करने की एक जबरदस्त पहल हुई उससे। नहीं, लेकिन लोगों को कहां हो रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी? तो हो जाएगा। एक कहां हो रहे हैं? आपने खुद ही अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया। अखिलेश यादव से एबीपी न्यूज की बातचीत भी हुई थी कुछ देर पहले। पीएम वाले सवाल को वो टाल गए, मतलब उनके मन में भी ये चीज लग रही है,
विपक्ष को लेकर यही तो कहा जाता है ना कि भानुमति का कुनबा बन जाता है, पीएम के इतने दावेदार हो जाते हैं कि सब बिखर जाते हैं। नहीं, पहले तो आपको ये बता दूं कि पीएम के दावेदार अब रूलिंग पार्टी में भी कुछ लोग हो रहे हैं। आपको ये पता है, हमें ये पता है, धीरे धीरे सुलग रही है बातें। लेकिन एक दूसरी बात पे भी गौर करने की है। पीएम की बात जब चली है तो पीएम की पार्टी जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी, उसके जितने एलाइज थे, खासकर बड़े बड़े और तगड़े तगड़े एलाइज थे, सब छोड़ के जा चुके हैं। यानी आपने देखा होगा, ना सिर्फ शिवसेना की बात करूं कि ना सिर्फ उसकी अकाली दल की बात करूं और बाकी दलों की बात करूं, अभी सबसे आपका ट्रस्टवर्दी जो था, सबसे रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और साथ ही साथ जो डायनेस्टी से जुड़ा हुआ नहीं, बेदाग छवि का आदमी, इंसान, नीतीश यादव, वो नीतीश यादव नहीं नीतीश कुमार जी, वो भी आपको छोड़ के चले गए जी। अच्छा, नीतीश जी छोड़, अखिलेश यादव से बात आई ना, तो अखिलेश यादव से तो नीतीश यादव आ गया, नीतीश कुमार जी छोड़ के आपको चले गए। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जब 2024 की घड़ी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस वक्त ये और लोग भी कुछ चले गए, तो कहीं ऐसा ना हो उसका नारा ये हो जाए, आज का नारा बदल जाए, नया नारा आ जाए कि मोदी है तो नामुमकिन है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी, अब रही बात आपने अखिलेश यादव जी, एक बात मुझे जरा बताइए, नीतीश कुमार जी क्या कोई केस स्टडी होने वाले हैं क्या आने वाले दिनों में? बहुत ही आराम से, जिस संजीदगी के साथ आराम से एकदम वो स्विच कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये मुमकिन कैसे हो पाता है? कभी वो सेकुलर बन जाते हैं, कभी कोई उनके लिए भ्रष्टाचारी बन जाता है, कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, पाला बदल लेते हैं? देखो अखिलेश जी, एक बात सुनो, पहली बात, कभी भी सेकुलर हो जाते हैं, लेकिन आज तक कभी नीतीश कुमार कॉमनल तो नहीं हुए। सेकुलर हो जाते हैं, सेकुलर होना ही चाहिए। आज देश को जिस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जात के नाम पे, तो सही नहीं है ना, वो गलत बात है। तो कम से कम उसका उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है कि जो लांछित वांछित बोलते हैं, सारे गरीबों का साथ दिया है। इस मामले में इसलिए कहा बेदाग छवि का इंसान वो डायनेस्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको ये कहना कि वो कैसे आसानी से एडजस्ट कर जाते, वो तो खूबी है, वो तो अच्छी बात। बिहार में ऑप्शन कहाँ है, आप खुद बताओ अखिलेश जी। अगर ऑपोजिशन में रहना है, ऑपोजिशन की राजनीति करनी है, तो ऑपोजिशन में, लेकिन एक काम कमाल किया जो आप भी नोट किया होगा आपने, पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ होगा, ये उनका करिश्मा है या जोड़ी का चमत्कार है, ये तेजस्वी का और नीतीश कुमार का, कि आज इस घड़ी में बिहार में पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि सारे 7-8 पार्टी, सारी पार्टी नीतीश के साथ आ गई हैं। ठीक है, एक ही, और सिर्फ अलग थलग हो गई है। चलिए, हमारी अपनी पुरानी पार्टी, पुरानी सिन्हा जी, आपसे मैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, जी, हाँ, बात पूरी कर लीजिए सर, क्या कह रहे थे आप? हाँ, ऐसा आज तक कभी मैंने कहा कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 164 लोग एक तरफ, और भारतीय जनता पार्टी जो आज सगा और ठगा की बात कर रही है, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू आज जब चले गए हैं तो कह रहे हैं कि ये विश्वासघात किया, जनादेश का विश्वासघात किया। अरे जनादेश का विश्वासघात तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की फैमिली ने किया। उन्होंने क्या किया था गोवा में, क्या किया, कैसे तोड़ा उन्होंने अपना मध्य प्रदेश की सरकार को, महाराष्ट्र में जो किया दुनिया देख रही है। लेकिन सर, बिहार में वही हो रहा था, पैसे का खेल चल रहा था। सिन्हा जी, मैं मानता हूं राजनीति में पिछले दिनों में कई इस तरह की घटनाएं देखने को मिली जो कि जनादेश का अपमान साफ तौर पर नजर आता है, और उसमें जनता ठगा हुआ महसूस करती है। वो वोट किसी के लिए देती है, चुन को बाद में कोई कुछ लोग और सत्ता में आ जाते हैं। ये सब हुआ, कई राज्यों में हुआ। लेकिन मुझे जरा ये तो बताइए, आप बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं, भाजपा में लंबे वक्त तक आप रहे भी, जो नीतीश कुमार जिनकी पहचान बनी लालू विरोध से, लालू यादव के विरोध में जिन्होंने अपनी राजनीति की, उसके ध्रुव में वो रहे, उसके केंद्र में वो रहे, कैसे आपको लगता है कि वो जनता को समझा लेंगे अब लालू जी के बेटे के साथ जब वो सरकार में चले गए? अगर जनता जब लालू जी को छोड़कर, ऐसा लोग कहते हैं, जब वो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो जनता ने एक्सेप्ट, जनता को मतलब है रोटी कपड़ा मकान से, गरीबों को मतलब है उनके उत्थान से, बिहार की प्रगति हो, बिहार में शांति हो, सुख शांति हो, बिहार की समस्याओं का समाधान हो, ये उनका ये है।
चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, चाहे जो भी मुखिया होगा, उससे यही अपेक्षा होती है। अच्छा। उससे कई बार लोग पूछते थे कि अगर आप बिहार आपके पास आ गया तो आपकी क्या प्राथमिकता होंगी, तो मैं कहता था यही प्राथमिकताएं होंगी, 4 पी फॉर पीस। मतलब हम ये मान के चलें शत्रुघ्न सिन्हा जी कि आने वाले दिनों में भी बिहार में मुख्यमंत्री वही रहेंगे, मुख्यमंत्री स्थायी है, सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आग और पानी से नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई। आप देखिए कि कुदरत से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है। बहती कार, इंसान लाचार और बारिश से आई पानी की सुनामी जैसी धार। कुदरत की मार से करा रहे ये शहर अलग हैं, लेकिन सबकी दर्द दास्तां एक है। सब के सब पानी के प्रचंड प्रहार से पीड़ित हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही, बल्कि कुदरत इंसानों से बदला ले रही है। और यकीन नहीं आता तो स्वच्छता के मामले में 5 साल से देश के नंबर 1 शहर इंदौर की ये बेबसी देख लीजिए। पानी की धार के बीच लोगों का ये शोर अब से ठीक कुछ पलों में चीख में बदलने वाला है। एक नजर इस तस्वीर पर डालिए। इस सफेद कार के ड्राइवर ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए। ये ड्राइवर खुद को पानी की धार से ज्यादा तेज समझ रहा था, लेकिन इसकी कार 10 सेकंड्स भी पानी का सामना नहीं कर सकी और पानी के वेग में बह गई। ये डरावनी चीख उन लोगों की है जो इस मंजर को अपनी नजरों से देख रहे थे, और आगे क्या कुछ हुआ ये भी उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। अरे वो कार उल्टी हो गई, कार उल्टी हो गई, कुदरत की ताकत को कम आंकने का नतीजा क्या हो सकता है, इसकी दूसरी तस्वीर देखिए। जिस कार को हिलाने के लिए भी 2-3 लोग लगते हैं, वो पानी में तैर रहा था। गनीमत रही कि बिजली के खंभे के सहारे टिक गई और ड्राइवर को जान बचाने का मौका मिल गया। इसमें भी लोग हैं। तो ये घुसेगा में, अक्ल नहीं है क्या? ड्राइवर अभी खुद को लगे सदमे से संभाल ही रहा था कि उस पर एक और खतरा मंडराने लगा। तभी वहां मौजूद लोगों ने उसे सचेत किया। करंट नहीं लग जाए, खंबा छोड़, खंबा करंट लग जाएगा। ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो ही रहा था कि अचानक पीछे से वही सफेद कार बहकर आती दिखी जो कुछ देर पहले बह गई थी। बाप रे बाप, उसमें भी अंदर इंसान है, उसमें भी इंसान है। इंदौर के जिस मोहल्ले में कारों के बहने की ये घटना हुई है वो प्रजापत नगर के नाम से जाना जाता है। आसपास शांतिनाथपुरी और फूटी कोठी मोहल्ला है, और जहां की गलियों में इसी तरह से पानी भरा हुआ था। बाढ़ बारिश की वजह से एमपी के कई जिलों में फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी हुई हैं। कहीं सैलाब ने सड़कों का वजूद खत्म कर दिया तो कहीं गांव के गांव डूब गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट को महाराष्ट्र विधानसभा में भी झटका लगा है। विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे गुट को ही मान्यता दे दी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल गठन हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल बनते ही विवाद भी आ धमके। जिस राजेंद्र राठौड़ को टिकटॉक गर्ल की खुदकुशी मामले में उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था, उन्हें ही शिंदे सरकार में मंत्री बनाया गया। तब बीजेपी राठौड़ पर लाल पीले हो रही थी, आज कुछ कुछ बचाव कर रही है। तो क्या दाग अच्छे होने लगे हैं अपने? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पैंतालीस दिन बाद एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन विस्तार की खुशी अभी चेहरे पर आई भर थी कि इस पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के केंद्र में थे वो 2 चेहरे जिन्हें एकनाथ शिंदे ने अपनी कैबिनेट में जगह दी, संजय राठौड़ और अब्दुल सत्तार।
सबसे ज्यादा बवाल है संजय राठौड़ के नाम को लेकर। राठौड़ मंत्री क्या बने, बीजेपी के लिए सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। पहले समझ लीजिए कि राठौड़ के नाम पर विवाद क्यों है। संजय राठौड़ उद्धव ठाकरे सरकार में वन मंत्री थे। संजय राठौड़ के साथ फरवरी 2021 में जो विवाद जुड़ा वो टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की आकस्मिक मौत का था। पूजा चौहान पुणे के एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहा करती थी और उसी बिल्डिंग में उनकी लाश मिली। शुरुआती जांच में पुलिस की ये पूरा मामला आत्महत्या का दिखाई दिया और इतना ही नहीं तो उनके परिवार ने भी किसी पर शक नहीं जताया था। विवाद तब शुरू हुआ जब पूजा चौहान के साथ संजय राठौड़ की तस्वीरें वायरल हुई। ये आरोप लगे कि पूजा के साथ संजय राठौड़ के रिश्ते थे और उसमें खटास आने पर उसने आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये मामला उछला, बीजेपी ने राठौड़ के इस्तीफे की मांग को लेकर रास्ते में उतरकर प्रदर्शन किया। खुद देवेंद्र फडणवीस ने राठौड़ पर आरोप लगाए। विपक्ष के दबाव में उस वक्त उद्धव ठाकरे ने संजय राठौड़ को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 28 फरवरी 2021 को संजय राठौड़ ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन एक साल के बाद राज्य में सियासी हालात बदले। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर डाली और इस बगावत में उनका साथ संजय राठौड़ ने भी दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार बनी और जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो संजय राठौड़ को एकनाथ शिंदे ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया। अब विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है कि क्या उनके साथ आने पर राठौड़ के दाग धुल गए। इसको मंत्री बनाना या नहीं बनाना ये फैसला चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है। ये दो पार्टी की सरकार है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस पे स्पष्टीकरण वो दे तो बेहतर है। उनको स्टेप डाउन हमारी सरकार ने कर किया था। आज सबसे पहले उस विस्तार में उनका नाम आया है। तो मैं पूछना चाहती हूं, जिस पे ये आरोप लग रहे थे, जिसकी वजह से हमने उन पे कार्रवाई की, आज आपने उनको पूरे सम्मान से वापस जगह पे बिठाया। विपक्ष ने आरोप लगाए तो एकनाथ शिंदे ने खुद सामने आकर सफाई दी कि राठौड़ को तो क्लीन चिट पिछली सरकार में ही मिल गई थी। ये पिछली सरकार में पुलिस ने संजय राठौड़ को क्लीन चिट दी थी, इसीलिए उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है। शिंदे सफाई दे रहे हैं, लेकिन संजय राठौड़ को लेकर बीजेपी में ही मतभेद सामने आ गया है। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने कहा है कि संजय राठौड़ के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी, तो बीजेपी की तरफ से मंत्री बने सुधीर मुनगंटीवार राठौड़ का बचाव कर रहे हैं। संजय राठौड़ हा मंत्री जरी झाला असला तरी त्याच्या विरुद्धचा माझा लढा हा मी सुरूच ठेवणार आहे। न्याय देवतेवर मला पूर्ण विश्वास है। माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में जब सरकार थी और माननीय अजित दादा के नेतृत्व में थी, माननीय वत्स पाटिल जी माजी गृहमंत्री तब गृहमंत्री थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने जांच की, पड़ताल की और क्लीन चिट दे दी है। तो आखिर किसी पे आरोप होने के बाद अगर क्लीन चिट दी जाती है, हाँ ये बात सही है। हमारे चित्राताई ने कहा कि उनके पास अगर इस बारे में ज्यादा जानकारी तो उसके बारे में भी माननीय एकनाथराव शिंदे जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि कुछ विशेष होगा तो ये बात पक्की है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे के सामने वो कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते उन्हें संजय राठौड़ को मंत्री बनाना पड़ा। संजय राठौड़ महाराष्ट्र के बंजारा समाज से आते हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा में इस समाज का काफी प्रभाव है। संजय राठौड़ इस इलाके में शिवसेना के इकलौते विधायक हैं। वो तीसरी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे ने संजय राठौड़ को मंत्री बनाकर बंजारा समाज को साधने की कोशिश की है। शिंदे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में 11 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। संजय राठौड़ ने जिस वक्त अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अपने गृह जिले यवतमाल पहुंचे थे, तब लाखों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया था। मुख्य तौर पर इस बड़े समाज को जो है वो एकनाथ शिंदे बिल्कुल नाराज कर अपना खेल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन खुली तरह से होगा और उनको जो भी फॉलोअप करना है वो करें, इसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन जब कुछ भी चीज़ प्रूव नहीं होती तो एक बिछड़े हुए समाज के आदमी पे अन्याय भी नहीं हो सकता। कितनी देर तक हम उनको ऐसे ही रख सकते हैं, उसको भी एक लिमिट है। मंत्री बनने के बाद एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संजय राठौड़ ने कहा कि उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और अब उन्हें कोई विवाद में घसीटेगा तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी को आरोप लगाने में कुछ लगता नहीं है। उस आरोप के कारण मैं मंत्री पद का उस पर प्रभाव गिर जाएगा करके मैंने खुद होके
रिजाइन दिया और इस प्रकरण की पूरी जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ये मेरी भूमिका थी। विवाद में सिर्फ संजय राठौड़ नहीं है बल्कि अब्दुल सत्तार भी हैं, जिन पर टीईटी घोटाले के आरोप हैं, लेकिन वो भी सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। हमारे कोई परिवार के सदस्य ने ये टीईटी से कोई उनका संबंध नहीं है, लेकिन अब जिन्होंने ये चीज की है उनकी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर होंगी, जो इसके सही गुनाहगार हैं उनको सामने लाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारे लोग जब उद्धव ठाकरे के साथ थे तब बीजेपी इन पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब बीजेपी इनके साथ सरकार में साझीदार है तो फिर इनके दामन पर लगे दाग भी धुल गए। सियासत इसी को कहते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। और देखिए, इन दिनों देश में रेवड़ी बांटने वाली राजनीति पर हंगामा मचा है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह रहे हैं कि फ्री के नाम पर देश के नौजवानों का हक मारा जा रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनके टैक्स लेकर दोस्तों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं केजरीवाल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि ये कहा गया है कि अगर जनता को फ्री सुविधाएं दी जाएंगी तो इससे देश को नुकसान होगा, इससे टैक्स पेयर जो देश को टैक्स देते हैं उनके साथ धोखा होगा। मुझे लगता है कि टैक्स पेयर के साथ धोखा तब होता है जब उनसे टैक्स लेके और उस टैक्स के पैसे से अपने चंद दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ किए जाते हैं। और बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल यह था कि क्या 2024 में पीएम बनने के लिए नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा? 71% लोग इसी को वजह मानते हैं, जबकि 29% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो इंडिया चाहता है में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।